बात करने वाले हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट हैं, और ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इतना ये समझ लो प्यारा चैप्टर है कि इसको पढ़ने में तुम्हें मजा आ जाएगा, है ना। एकदम दिल का मामला है और दिल से पढ़ेंगे। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में मैं जाने से पहले एक बार नॉर्मल हार्ट को मैं जानना चाहता हूँ कि नॉर्मल हार्ट की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में हम कितना जानते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात आती है, याद रखेंगे कि अगर मैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करता हूं तो देयर आर 3 कंपोनेंट इन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। 3 कंपोनेंट की जब बात आती है तो वन इज द सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन, दैट इज द हार्ट। यानी जब भी मैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करूंगा तो मैं इसे 3 कंपोनेंट में डिवाइड करूंगा। वन इज द हार्ट, another one is the blood vessel, another one is the blood vessel और थर्ड वन इज द ब्लड। क्योंकि हम यहाँ पर क्लिनिकल एस्पेक्ट देख रहे हैं, ब्लड को हम सेपरेटली डील करेंगे, और यहाँ पे अभी हम जो डील करने जा रहे हैं यहाँ पे हम 2 पार्ट को डील करेंगे, दैट इज द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, बिकॉज दिस इज योर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। हालांकि हम ब्लड के भी कुछ कंपोनेंट की चर्चा करेंगे, ब्लड के अंदर भी पैथोलॉजी डेवलप होती है, वो भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज के अंदर हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम बात करने जा रहे हैं हार्ट और ब्लड वेसल्स के बारे में। नॉर्मली बात कर रहा हूँ तो हार्ट के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हैं, अगर जानते हैं तो क्या सही जानते हैं, इसको 1 मिनट के लिए हम चर्चा कर लेते हैं। वैसे मुझे उम्मीद है कि तुम लोग सब पहले से बहुत अच्छे से जानते हो। तो एक बार हम बात करें हार्ट के बारे में तो यहाँ एक लाइन लिखेंगे छोटी सी, वैसे सब लोग जानते हैं, दैट इज द सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन। यानी जो हमारा हार्ट है ये आपका सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन है। तो सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप लोग जानते हो कि आपके ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करने का जो ठेका है, जो जिम्मेदारी है, वो हमारे दिल ने ले रखी है, यानी हार्ट ने ले रखी है। हार्ट के बारे में हम क्या जानते हैं, हार्ट के बारे में जानते हैं कि भैया हार्ट हमारा है ना। हमारा हार्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मेमेलियन हार्ट की बात कर रहे हैं, तो इट इज़ अ 4 चैम्बर्ड। याद रखेंगे, कुछ लोगों को इरिटेशन हो रहा होगा कि ये छोटी छोटी बातें क्यों बता रहा है। तो 4 चैम्बर्ड है भैया हमारे पास, जिसमें 2 ऊपर के लिखेंगे, 2 अपर एट्रिया, इसमें याद रखना है 2 अपर एट्रियम, है ना, 2 अपर एट्रियम, और याद रखेंगे 2 लोबर, जिसमें से 2 अपर एट्रियम है और 2 लोबर वेंट्रिकल्स हैं। याद रखेंगे, ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की बात कर रहा हूं मैं। तो हार्ट में आपको याद रखना है कि 2 ऊपर के क्या हैं, एट्रियम है, 2 नीचे के जो पार्ट हैं वो आपके वेंट्रिकल्स हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके समझाऊं तो मैं हार्ट का एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं सुंदर सा, है ना। वो वाला हार्ट नहीं भैया जो तुम लोग बनाते हो, है ना, नहीं तुम लोग नहीं बनाते हो, तुम तो अच्छे समझदार हो, है ना। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे हार्ट को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इस तरीके से ये 4 चेम्बर मैंने बनाए हैं, है ना। मैंने ये जो लाइन ड्रॉ कर दी है ये गलत जगह कर दी है, इसको मैं इरेज करने की कोशिश करता हूँ, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये आपका 4 चेम्बर्ड हार्ट बन करके तैयार हो रहा है भैया। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, समझेंगे ये मैटर क्या है। तो याद रखेंगे कि ये 2 ऊपर के जो पार्ट हैं इनको अपन कहते हैं एट्रियम, और जो नीचे के 2 पार्ट हैं इनको अपन कहते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, आपको याद रखना है कि रिस्पेक्टिव एट्रिया और वेंट्रिकल्स, है ना, जैसे ये दोनों आपके क्या है, ये बीच में एक वॉल है, दोनों एट्रिया हैं, तो ये एट्रियल जो क्या है बीच में क्या है, एट्रियल वॉल है जो 2 एट्रिया को सेपरेट करती है, तो आपको याद रखना है एट्रियल वॉल। और इसी तरीके से ये आपका एट्रिया है और ये वेंट्रिकल है, तो इन दोनों के बीच में एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, है ना। तो एट्रियल सेप्टम, इसीलिए मैं इसको एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम लिख रहा हूँ। इस तरीके से आप लोग वैसे समझ ही रहे होंगे कि ये आपके हार्ट की एक नॉर्मल एनाटॉमी के बारे में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं थोड़ा सा और बात करूं तो आपको याद रखना है कि ये आपका एट्रिया है और नीचे ये वेंट्रिकल है। एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो पोर्शन लगा हुआ है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम या वॉल, कुछ भी कह सकते हो उसको। और आपको याद रखना है कि जो एट्रिया होते हैं इनकी जो वॉल होती है
दैट इज द थिन होती है, याद रखेंगे। एट्रिया की जो वॉल होती है थिन होती है, पतली होती है, जबकि वेंट्रिकल की वॉल थिक होती है, मोटी होती है। क्यों होती है इस पे अभी चर्चा करेंगे। तो हम लोगों ने देखा, साथ में कुछ और बातें भी याद रखनी है। जैसे वैसे तो हीमोडायनामिक्स में अभी बात करूंगा मैं, आप लोगों को याद रखना है कि जैसे मान लो ये आपकी राइट साइड है, ये आपकी लेफ्ट साइड है, तो जो राइट साइड का एट्रिया है ये राइट साइड के वेंट्रिकल में खुलता है, लेफ्ट साइड का एट्रिया है ये लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल में ओपन होता है। तो राइट साइड का एट्रिया राइट साइड के वेंट्रिकल में ओपन होता है थ्रू द हेल्प ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल्व। याद रखेंगे, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड क्यों कहते हैं, तो भैया जब इसको देखोगे एनाटॉमी में, तुम लोगों ने हार्ट अगर कभी देखा होगा, टच करके चिड़फाड़ के उसको देखोगे तो उसमें 3 फ्लैप लाइक है ना, जैसे जीभ होती है इस तरीके के वॉल्व होते हैं, जीभ जैसे लटकी होती है, इसी तरीके के ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं। 3 कस्प होते हैं, टुकड़े होते हैं, ऐसे समझ सकते हो, जो नीचे की तरफ इस तरीके से लटके हुए रहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आपकी लेफ्ट साइड में जो वॉल्व होता है इसको अपन कहते हैं बाइकस्पिड, है ना। बाई माने 2 और कस्पिड माने, कस्पिड का मतलब टुकड़ा, बाइकस्पिड, या इसे अपन मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। तो ये बेसिक बातें हैं जो तुम लोगों को याद होनी चाहिए कि किस तरीके से आपका जो हार्ट है, यानी एट्रिया वेंट्रिकल में खुलता है। राइट साइड को एट्रिया वेंट्रिकल की जो राइट साइड की ओपनिंग है इट इज गार्डेड बाय द ट्राइकस्पिड वॉल्व, जबकि लेफ्ट साइड में आपके बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व होते हैं। साथ में आपको याद रखना है कि जो वॉल्व होते हैं, है ना, वैसे तो जनता ज्ञानी है, तुम लोग सब जानते हो, अच्छे बच्चे हो, लेकिन फिर भी एक बार नोट लगा लेंगे। क्या? वॉल्व, वॉल्व अलाउ, वॉल्व अलाउ द यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड, फ्लो ऑफ ब्लड। यानी आपको याद रखना है कि आपके शरीर में, आपके हार्ट में जो वॉल्व हैं भैया, इनका एक ही काम है, दैट इज द यूनिडायरेक्शनल, यानी एक दिशा में आपका रक्त बहे, एक दिशा में आपका ब्लड बहे। इसीलिए भगवान ने वॉल्व लगाए हैं। उनका क्या इंपॉर्टेंस है अभी हम थोड़ा सा और चर्चा करेंगे, तब जानेंगे। यहां तक किसी को कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? यहां तक सारी चीजें समझ में आ रही हैं? ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने बात की कि आपका एट्रिया वेंट्रिकल्स में खुलता है, राइट साइड में ट्राइकस्पिड है, इसी तरीके से आपका लेफ्ट साइड में हम बात करें तो बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व होते हैं। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, वैसे उम्मीद मुझे यहाँ फिर भी है कि तुम लोग जानते ही हो। तो राइट साइड का जो आपका वेंट्रिकल है, राइट साइड के वेंट्रिकल से जो ब्लड जाता है ये जाता है आपका, किस में जाता है राइट साइड से ब्लड भैया? तो आपको याद रखना है कि राइट साइड से जो ब्लड जाता है विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। तो याद रखेंगे ये ओपन, यानी राइट वेंट्रिकल्स ओपन इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। अब इसका नाम ही है, वैसे तो समझ ही गए होगे तुम लोग, पल्मोनरी। पल्मा शब्द यूज होता है लंग्स के लिए, तो लंग्स के लिए ब्लड जाता है। आपको याद रखना है कि राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड जा रहा है लंग्स के लिए जा रहा है। और आप लोग जानते हो लंग्स इज द मेन ऑक्सीजनेटिंग ऑर्गन, वहां पर ऑक्सीजन इसके साथ बाइंड होगी और आपके लंग्स से ये ब्लड लौट करके आएगा विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन। और पल्मोनरी वेन आकर के ओपन होती है कहाँ पे? आपके लेफ्ट एट्रिया में, और लेफ्ट एट्रिया से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल। अब मैं बताना चाह रहा हूं कि इसी तरीके से आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये ओपन होता है एओर्टा में, और जो आपका एओर्टा है ये सक्सेसिवली नीचे रन करता है और पर्टिकुलर ऑर्गन की साइड पर आकर के सक्सेसिवली आर्टरी देता चला जाता है और बॉडी को ब्लड सप्लाई होती है। अब यहाँ पे एक छोटी सी सिंपल सी एक हेडिंग डालेंगे, दैट इज द हीमोडायनामिक्स। हीमोडायनामिक्स क्या है भैया? कितना गंदा लिखा जा रहा है ना। हीमोडायनामिक्स क्या है इसको एक बार समझेंगे, है ना। हीमोडायनामिक्स क्या है तो याद रखेंगे, हीमोडायनामिक्स, हीमोडायनामिक्स का मतलब भैया ब्लड का मोशन, ब्लड की चाल, ब्लड की गति। तो हीमोडायनामिक्स में आपको याद रखना है कि राइट एट्रिया से आपकी ब्लड की शुरुआत होती है, राइट एट्रिया से ब्लड आपका राइट वेंट्रिकल्स में आता है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, ध्यान रखेंगे अभी मैंने बताया है पल्मोनरी आर्टरी, जनता कंफ्यूज नहीं होगी, आर्टरी सुन करके, है ना, इम्प्योर ब्लड है भैया ये, है ना, एक्सेप्शन है। तो पल्मोनरी आर्टरी से ये ब्लड जाता है आपका लंग्स में,
और लंग से ये ब्लड जाता है किसमें, पल्मोनरी वेन के थ्रू। पल्मोनरी वेन लेकर के जाती है लेफ्ट एट्रिया में, और लेफ्ट एट्रिया से ये ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड जाता है आपका एओर्टा में। और एओर्टा से सक्सेसिव बॉडी ऑर्गन पर, सक्सेसिव बॉडी पार्ट पर ब्लड की आर्टरीज जाती हैं, यानी ऑर्गन की आर्टरी जाती हैं। और आर्टरी इज नथिंग, इट इज द ब्रांच ऑफ एओर्टा। तो आपका एओर्टा रन करता चला जाता है। तुम लोगों ने कैडिवर देखा होगा तो अच्छा खासा एक अंगूठे के बराबर मोटा पाइपलाइन पड़ी रहती है, उसी से आपकी सक्सेसिव ऑर्गन पर आर्टरी रन करती हैं। और ये बॉडी में एओर्टा से आर्टरी, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, एओर्टा से आर्टरी, आर्टरी से ये ब्लड आपका बॉडी में एंटर करता है, और बॉडी से ये ब्लड वेन के थ्रू कलेक्ट किया जाता है, दैट इज द वेन। और वेन इसे कलेक्ट करके, आप लोग जानते ही हो, सुपीरियर वेन और इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, और ये दोनों मिलकर के आपके फिर कहाँ चली जाती हैं, राइट एट्रिया में। तो ये दिस इज योर हीमोडायनामिक्स। ये पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है कि व्हाट इज द हीमोडायनामिक्स। जनता वहाँ पे ज्ञान लिखती है, लेकिन अगर ये फ्लो चार्ट आप लोगों को समझ में आया है तो दिस इज योर रियल हीमोडायनामिक्स। यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन, हीमोडायनामिक्स क्या है भैया, समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? क्या हीमोडायनामिक्स समझ में आ रहा है क्या है? अरे बोलो भैया, कुछ तो बोलो। हाँ ठीक है। हीमोडायनामिक्स का मतलब है आपकी बॉडी के अंदर ब्लड किस तरीके से सर्कुलेट करता है। तो आपको याद रखना है कि आपका जो राइट साइड है इसमें इम्प्योर ब्लड आता है, जो लेफ्ट साइड है वो प्योर ब्लड लेके आती है। साथ में एक छोटा सा पॉइंट और याद रखेंगे कि राइट साइड सर्कुलेशन जो होता है, राइट साइडेड सर्कुलेशन या राइट साइड सर्कुलेशन, इसको अपन बोलते हैं, याद रखेंगे, दैट इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन यानी आपका जो राइट साइड का सर्कुलेशन है इसे पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, जबकि आपका लेफ्ट साइड का जो सर्कुलेशन है, लेफ्ट साइडेड सर्कुलेशन, लेफ्ट साइड का जो सर्कुलेशन है आप याद रखेंगे, दिस इज योर सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, सिस्टमिक सर्कुलेशन याद रखना। सिस्टमिक का मतलब होता है बॉडी के लिए, शरीर के लिए, और ये जिस तरीके से पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी का मतलब लंग्स के लिए। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन, या हम ये कह सकते हैं कि मेनली द राइट साइडेड सर्कुलेशन इज प्रीडोमिनेंटली फॉर द सर्कुलेटिंग ब्लड इनटू योर लंग्स। आपके शरीर के लंग्स में ब्लड ले जाने के लिए जो साइड जिम्मेदार है वो है आपकी राइट साइडेड सर्कुलेशन। और आपकी जो बॉडी में ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, डिफरेंट ऑर्गन की जो रिक्वायरमेंट पूरी की जा रही है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या बातें क्लियर हो रही हैं? क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बातें समझ में आ रही हैं भैया? ठीक है, तो हम लोगों ने बेसिक फिजियो एनाटमी ऑफ हार्ट को जाना है ना। फिजियो एनाटमी, बेसिक फिजियो एनाटमी में हम लोगों ने देखा कि हार्ट क्या है, हार्ट के कितने चैम्बर हैं, ब्लड वेसल्स और ब्लड यानी ओवरऑल कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के जो डिफरेंट कंपोनेंट हैं, इस पर हमने चर्चा की। अब हम बात करने वाले हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट क्या है, इसको 5 मिनट में समझते हैं, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में से कंटिन्यू करेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, ध्यान रखेंगे इसको थोड़ा सा। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट है ना, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। आज के समय में तुम लोग देख ही रहे हो कि बहुत सारी चीज़ें है ना, इस तरीके के बहुत सारे एबनॉर्मल इंसिडेंट देखने को मिल रहे हैं, जिन पर खुद कार्डियो सर्जन, कार्डियो जो भी मतलब कह सकते हो कि जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, बड़े बड़े इंटरवेंशन थोरेसिक सर्जन, वो भी इस चीज़ का एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं लगा पा रहे। तुम लोग एक अभी देख रहे हो न्यूज़पेपर में, एक सोशल मीडिया वगैरह पर एक बड़ा क्रिटिकल सा केस चल रहा है गुजरात के एक डॉक्टर का, तुम लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा। उसमें जो है लिखा हुआ है लगभग 16,000 उन्होंने ऑपरेशन हार्ट के ऑपरेट किए, और कुछ ही दिन पहले की न्यूज़ है, अगर तुम लोग देखते हो तो, है ना, उनका खुद का हार्ट फेल हो गया। हाँ, तो उस पर चर्चा अपन करेंगे थोड़ी सी, है ना। कंडक्टिंग सिस्टम क्या है वो याद रखना, वो कार्डियक जितने भी हैं हमेशा याद रखना, जितने सडन केस होते हैं ये हमेशा, अगर सडन डेथ होती है तो ये कभी
हार्ट अटैक की वजह से नहीं होती है ना। तुम लोग ऐसी बातें नहीं करोगे, खासकर आम जनता तो कुछ भी बोलती है अटैक आया मर गया, है ना, ऐसा नहीं होता है। हार्ट अटैक कभी भी सडन नहीं आता है और सडन डेथ नहीं होती है, ध्यान रखना, है ना। अपन पढ़ेंगे, वैसे इतना ज्ञान उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को याद है। हार्ट फेलियर क्या है, कार्डियक अरेस्ट क्या है, हार्ट अटैक क्या है ना, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन क्या है, मायोकार्डियल इस्कीमिया क्या है, इतना तुम लोग जानते हो, है ना। इसमें डिफ्रेंसिएशन तुम लोगों को आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो हम चर्चा करेंगे इस बात पे। तो कंडक्टिंग सिस्टम में मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि जो फिलहाल उनकी डेथ हुई है या और भी जितनी सडन डेथ होती हैं, ये डेथ हमेशा कंडक्टिंग सिस्टम की वजह से ही होती हैं। और ये कंडक्टिंग सिस्टम में एबनॉर्मलिटी है, वो जेनेटिक भी होती है कई बार, है ना, तो इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी मैं एक आगरा के बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर हिमांशु यादव, तुम लोग शायद कोई जानते हो, सोशल मीडिया वगैरह से जुड़े हो, सॉरी। तो उनका एक इंटरव्यू में देख रहा था अभी, उसी के ऊपर ही, उन्हीं डॉक्टर साहब के ऊपर जो गुजरात का मैटर था। तो आगरा के बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट थे उसमें जो सेमिनार थी, तो उसमें यही बात सामने आई कि कोई भी इस तरीके की बीमारी जो होती है वो अचानक से नहीं होती है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि वो जेनेटिक है। और कब ये सिस्टम, आपका कंडक्टिंग सिस्टम काम करना बंद कर दे और कब इस तरीके की स्थिति, तो ये किसी के भी साथ हो सकता है। इसमें कोई निंदा वाली बात नहीं है कि वो खुद कार्डियक सर्जन थे तो उनके साथ ऐसा कैसे हो, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है ना। चलो, तो कंडक्टिंग सिस्टम में थोड़ा सा, जी बोले। देखो, जेनेटिक का एग्जैक्ट पता लगाना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन हाँ, अगर जेनेटिक का पता लगाना, एक फैमिली हिस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। जब भी कोई बीमारी जेनेटिक होती है या ससेप्टेबल होते हैं कि फैमिली में किसी को ऐसा पहले कभी हुआ है, तो उस व्यक्ति में उस जीन के जो का एक्सप्रेस होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो जो भी उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो एजेंट हैं उनको अवॉइड करते हैं, अपन कोशिश करते हैं कि वो कहीं पॉजिटिव एजेंट इसकी बॉडी में ना जाए ताकि ये जीन इसकी एक्टिवेट हो जाए। तो हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री इसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास फिलहाल, कि उसकी मदद से अपन पता कर सकते हैं कि फैमिली में। इसीलिए हम जब भी किसी की हिस्ट्री लेते हैं तो इसमें हमेशा इस बात को पूछते हैं कि फैमिली में ऐसा किसी को और किसी और को तो नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा है, जैसे मान लो किसी की फैमिली में ओबेसिटी है, किसी की फैमिली में डायबिटीज़ है, किसी की फैमिली में हाइपरटेंशन है, तो ज़्यादा चांस ऐसे हैं कि वो ट्रांसमिट होगा ही होगा, वो ट्रांसफ़र होगा ही होगा। तो उसके लिए जो मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं उनको अपन क्या कहते हैं कि जो ऐसे एजेंट जो उस जीन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी फैमिली में लंग्स कैंसर ज़्यादा मान लो प्रीडोमिनेंट है, या हिस्ट्री है, या डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, तो अपन उस व्यक्ति को क्या कहते हैं कि भैया जो भी फैक्टर ऐसे हैं जो आपकी इस जीन को एक्टिवेट कर सकते हैं, आप उनको अवॉइड करिए। जैसे लंग्स कैंसर की हिस्ट्री है तो अपन कहेंगे कि तंबाकू स्मोकिंग आपके लिए भैया एकदम बंद कर देना, आपको नहीं लेना है। इसी तरीके से डायबिटिक कोई अगर हिस्ट्री है तो अपन उसको क्या कहते हैं कि भैया देखो, आपको मीठा वीठा ज़्यादा नहीं खाना है, समय समय पे अपनी ग्लूकोज की मॉनिटरिंग करते रहना है, समय समय पर आप एक्सरसाइज करते रहना है ना, आपकी जो लाइफ है उसको सेडेंटरी नहीं बनाना है ना। जो भी डायबिटीज़ के फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं अपन पढ़ेंगे, तो उसको अपन कहते हैं कि भैया देखो, वो फैक्टर गलती से भी मत देना, क्योंकि जैसे ही वो सिचुएशन तुमने दोगे, जीन अपने आप एक्सप्रेस हो जाएगी और वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। वैसे तुम लोग इतना जानते हो कि हर बीमारी की हर एक जीन हर व्यक्ति की बॉडी में होती है। जैसे मैं या कोई भी व्यक्ति दुनिया का है, उसमें दुनिया में जितनी बीमारी हैं उसकी सारी जीन हैं, लेकिन दे ऑल आर इन द डोरमेंट फेज, वो अपनी सुसुप्ता अवस्था में पड़ी हुई हैं, अपनी इनएक्टिव फेज में पड़ी हुई हैं। जब भी कोई पॉजिटिव एजेंट आएगा, जिसे अगर मान लो कैंसर से रिलेटेड कहें तो जो आपके म्यूटेशन कॉजिंग सब्सटेंस होते हैं, जो कार्सिनोजन होते हैं, वो जैसे ही एक्सपोज होंगे वो उस जीन को एक्टिवेट कर देंगे और जीन आपको उसका परिणाम दिखाएगी। क्या बात क्लियर हुई? क्या बात समझ में आ रही है भैया? फैमिली की हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री के अलावा जीन मैपिंग करा लीजिए। जीन मैपिंग आज के समय में अवेलेबल है, जीन की मैपिंग करा सकते हैं हम लोग, बिल्कुल जीन मैपिंग कराते हैं हम लोग। अभी कुछ दिन पहले तुम लोग शायद ओपीडी विजिट कर रहे हो तो एक बच्ची का अपने यहाँ पे प्रोसीजर चल रहा था, किसी ने देखा? एक छोटी सी बच्ची थी, करीबन 9 साल के आसपास, उसके सारे जो टेस्ट हैं, जीन जेनेटिक टेस्ट हैं, वो सारे इंग्लैंड वगैरह से होके आए थे।
और उसको काफ़ी रिस्पॉन्स, करीबन 20-25 दिन तो हमने ऑब्जर्व खुद ही किया था, 20-25 दिन उसको ट्रीटमेंट मिला था अपने कॉलेज में, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में, पंचकर्मा में तुम लोग कभी जाते हो तो जीन मैपिंग होती है ना। जीन मैपिंग के थ्रू अपन जान सकते हैं कौन सी जीन कैसे काम कर रही है, किस तरीके से फंक्शनल है। तो जीन मैपिंग थोड़ा सा महंगा प्रोसीजर है। मैंने उस बच्ची की माँ से ही पूछा था, करीबन 90,000 रुपये में केवल जीन मैपिंग हुई है उस बच्चे की, वो भी किसी ट्रस्ट के जरिए। तो जीन मैपिंग करा सकते हैं। जीन मैपिंग एक तरीका है जिससे हम जीन की फंक्शनिंग पता कर सकते हैं। और कोई सवाल? अरे क्या समझ में आ रहा है भैया कि नहीं? बोर हो रहे हो क्या तुम लोग? अरे बोलो कुछ तो भाई, मेरी आवाज आ रही है? तो मुझे लग रहा है जनता बोर हो रही है ना। लग तो ऐसा ही रहा है। तो कंडक्टिंग सिस्टम की शुरुआत हम कल करेंगे, टाइम ज़्यादा हो रहा है मुझे लग रहा है, इसीलिए बोर हो रहा है। ज़्यादातर लोग तो थक ही गए होंगे, आज तुम लोग कैंप वगैरह से आए हो हैं वहाँ से, तो हो सकता है कि तुम लोगों को ऐसा लग रहा हो। है चलो फिर कंडक्टिंग सिस्टम की शुरुआत अपन कल करेंगे। आज किसी को कोई डाउट हो तो 2 मिनट